नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों आज के जो सो हम लोग दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं आज। और आज के दूसरा वीडियो में जो सो हम लोग लूसेंट का जो सो ग्रुप डिस्कशन जो सो कर रहे हैं। यहाँ पर जो सो लूसेंट का बुक जो सो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इसके पहले जो सो एक वीडियो जो सो हम YouTube पर डाल चुके हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं दूसरा क्लास यानी कि ग्रुप डिस्कशन। और इसमें जो सो हम लोग हिस्ट्री का जो सो ग्रुप डिस्कशन और प्राचीन भारत में जो सो चल रहे हैं। प्राचीन भारत में जो सो पहला क्लास हो चुका है और आज जो सो दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। और दूसरा क्लास में हम लोग को पढ़ने के लिए बोले थे कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में पढ़ कर के आना है। ठीक है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि जो सो डेली इसी प्रकार से वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन लूसेंट का। तो आज का जो सो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताना है कि यूनानी रोमन लेखक का एक नाम बताइए जो ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं दोबारा क्वेश्चन है कि यूनानी रोमन लेखक का नाम बताइए जो ईरान का एक राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टेसियस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा टेसियस। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बताना है कि इतिहास के पिता कहते हैं किनको। ठीक है, इतिहास के पिता कहा जाता है किनको। तो याद रखेंगे हेरोडोटस को कि इतिहास के पिता किनको कहते हैं। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। बताना है कि हेरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है। फिर से दोबारा क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन है कि हेरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है। तो याद रखेंगे हिस्टोरिका। किसमें किया है? हिस्टोरिका में। ठीक है, हिस्टोरिका में। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन बताना है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो है सो किसका जो सो विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। क्वेश्चन है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में किसका विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तो होगा निरियाकस के, आनेस्ट्रिकेटस के और अरिस्टोबुलस के। 3 गो लेखक हैं, याद रखेंगे। पहला है निरियाकस, दूसरा है अनेसिक्रटस और तीसरा है अरिस्टोबुलस। ठीक है, याद रखना है। बताएंगे अगला क्वेश्चन है, बताना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बताना है कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो किसके दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो इसने अपनी पुस्तक किसमें जो है सो मौर्य के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा। यानी कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम बताना है आप लोगों को। इंडिका। कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। अगला क्वेश्चन बताना है कि डाइमेकस जो है वो किसका राजदूत था। क्वेश्चन है डाइमेकस किसका राजदूत था। तो याद रखेंगे एंटीओकस का राजदूत था। ठीक है, यह सीरियन नरेश एंटीओकस का राजदूत था जो किसके दरबार में आया था। ठीक है, डाइमेकस जो है वो किसके दरबार में आया था। तो याद रखना है आप लोगों को कि यह बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि डायोनिसियस, यह भी जो है सो एक यूनानी रोमन लेखक है। तो इसके बारे में बताना है कि डायोनिसियस जो है यह किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था। ठीक है,
डायोनिसियस जो है वो किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों यह जो है सो टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, अशोक के राज दरबार में आया था डाइमेकस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखना है याद रखेंगे कि टोलमी ने। किसने लिखा था? टोलमी ने। कि दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखना है टोलमी ने। अगला क्वेश्चन बताएंगे नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखेंगे प्लिनी। किसने लिखा है? प्लिनी ने। कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन है? तो याद रखना है प्लिनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि कौन सा ऐसा जो है सो यूनानी लेखक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ठीक है, 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी याद रखेंगे। ठीक है, जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, बताएंगे। और यह जो है सो उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि फाहियान जो चीनी लेखक है, फाहियान जो है वो किसके दरबार में आया? फाहियान जो है वो किसके दरबार में आया? तो दोस्तों इसको याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे कि फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, इसने अपने विवरण में कहाँ के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया? कहाँ के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया? तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि इसने जो है सो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह जो है सो भारत में कितने वर्षों तक रहा? फाहियान जो है भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो याद रखना है 14 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक रहा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि संयुगन जो एक चीनी यात्री है, भारत की जो है सो भारत आया मतलब कब? ठीक है, भारत आया कब? तो याद रखेंगे 518 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 518 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में मतलब किसका जो है सो ज्ञान प्राप्त कर एकत्रित किया? किसके बारे में ज्ञान प्राप्त एकत्रित किया? ठीक है, तो याद रखना बौद्ध धर्म। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में, संयुगन। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताना कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? तो याद रखना है हर्षवर्धन। किसके शासन काल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया, यह कितना ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया? मतलब कितना ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला? तो याद रखना है 629 ईस्वी में। ठीक है, 629 ईस्वी में याद रखना है 629 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि यह लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो बताना है कि भारत में कितने वर्षों तक रहकर वह चीन लौट गया, यानी कि भारत में कितने वर्षों तक रहा? ठीक है, तो याद रखेंगे 15 वर्ष तक। कितना वर्ष तक रहा? 15 वर्ष तक। ठीक है, 15 वर्ष तक रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। बताना है कि वह जो है सो कहाँ में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, वह जो है सो कहाँ में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले गया? तो याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। तो बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है सो किस राज्य में स्थित है और किस जिला में? किस राज्य में स्थित है और किस जिला में? तो याद रखना है बिहार के नवादा जिला में स्थित है। नालंदा जिला में। कहाँ में है? नालंदा में है।
बिहार के नालंदा जिला में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि इसका भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। यह जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय यानी भारत का जो भ्रमण किया, इसका जो है सो किसमें जो है सो उल्लेख किया गया है, तो इसका नाम है CU की। ठीक है, याद रखना है CU की। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, बताना है कि इसने किसके शासनकाल के समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। ये जो है ह्वेन-सांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, तो किसके बारे में जो है सो समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया, किस शासक के बारे में, तो याद रखेंगे हर्षवर्धन। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में, हर्षकालीन शासन व्यवस्था के बारे में बताएंगे। बताना कि ह्वेन-सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किन किन प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेन-सांग जो भारत आया था, तो गौतम बुद्ध को जो है सो पूजने के बाद, पूजा करने के बाद और किन किन जो है सो देवताओं को पूजा किया था, तो याद रखना सूर्य और शिव। ठीक है, सूर्य और शिव का पूजा किया था बताएंगे। बताना है कि ह्वेन-सांग जब नालंदा विश्वविद्यालय के समय जो है सो कुलपति कौन थे, उस समय जब ह्वेन-सांग जब भारत आया, अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, याद रखना है। तो आंसर बोल रहे हैं आचार्यशील भद्र। क्या नाम है? आचार्यशील भद्र। ठीक है, आचार्यशील भद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताना है इतिसिंह है जो भारत आया कब। इतिसिंह जो भारत आया कब, तो याद रखना 7वीं शताब्दी के अंत में। 7वीं शताब्दी के अंत में वह जो है सो भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया इतिसिंह ने। ठीक है, इतिसिंह ने। अब बता देंगे अरबी लेखक के बारे में। ठीक है, अरबी लेखक बताना है कि अलब रूनी किसके साथ भारत आया था। अलब रूनी किसके साथ भारत आया था, तो याद रखना है महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ में भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था बताएंगे। बताइएगा, बताना है कि इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता वो जो है सो अरबी भाषा में लिखा गया था, इब्न बतूता। तो बताना है कि उसकी यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे रेहेला। किस नाम से जानते हैं? रेहेला के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है, उसको रेहेला के नाम से जाना जाता है। बताएंगे कि कितना ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ईस्वी बताना है, डेट 1300 ईस्वी में है बताएंगे। तो याद रखना है 1333 में। कितना ईस्वी में? 1333 ईस्वी में। ठीक है, 1333 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताना है कि तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसने किन 2 ग्रंथ की रचना की थी, जिन्होंने किन 2 ग्रंथों की रचना की थी, तो याद रखना कनयुगर और तनयुगर। ठीक है, कनयुगर और तनयुगर। ठीक है, याद रखना है, नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक और अन्य लेखक है मार्को पोलो। कौन है? मार्को पोलो के बारे में बता देते हैं कि यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब पूछ रहे हैं पूरा ये जो है सो यूनानी रोमन लेखक यानी कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी था, इतना बारे में। अब बताएंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, बताना है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है किनको। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है किनको, याद रखेंगे सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। बताएंगे, बताना है कि कितना ईसा पूर्व के बोगाज कोई जो अभिलेख एशिया माइनर से जो प्राप्त हुआ है, उससे वैदिक देवता के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे 1400 ईसा पूर्व।
ठीक है, 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगारी कोई से वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। वो कौन कौन से देवता हैं जिनके नाम मिलते हैं बताना है आपको। तो याद रखेंगे, मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य। ठीक है, नासत्य, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत में बताना है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत किसके लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत किसके स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो याद रखना है हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से, याद रखेंगे, हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। तो याद रखना है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है बताना है कि सर्वप्रथम धुरभिज का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम धुरभिज का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। तो इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु मतलब जो सो खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सर्वप्रथम धुरभिज का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सहगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, सहगौरा अभिलेख। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है। तो याद रखना है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन बताना है कि किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, आपको बताना है। कौन सी राजवंश है, किनकी राजा यानी किस राजवंश के राजा का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो याद रखना सातवाहन। कौन सी है, सातवाहन। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे मंदसौर अभिलेख। किस अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरा स्थल कहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, यानी गड्ढा घर। ठीक है, बताना है कि कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरा स्थल कहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो याद रखना है बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से मिला है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, प्रथा प्रचलित थी, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है आहत सिक्के। क्या कहते हैं, आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, कासा पर्ण। ठीक है, इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, कासा पर्ण कहा गया है, याद रखेंगे। बताना है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया। तो याद रखेंगे एवन शासकों ने। किसने किया था, एवन शासकों ने किया था। ठीक है, एवन शासकों ने किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना है कि समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से मतलब किसका प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से किसका प्रमाण मिलता है। तो याद रखना संगीत प्रेमी का। किसका मिलता है, संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। बताएंगे उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली के नाम बताना है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है। तो याद रखना है नागर शैली। कौन सी शैली है, नागर शैली।
बताएंगे कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है, तो याद रखना है द्रविड़ शैली। क्या कहलाती है, द्रविड़ शैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अंतः यह क्या कहलाता है, अंतः यह क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे वेसर शैली। क्या कहलाता है, वेसर शैली कहलाता है। ठीक है, वेसर शैली कहलाता है। बताना है कि किस शब्द, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मंदिर रचना शैली से संबंधित है, कौन सी शब्द है जो मंदिर रचना शैली से संबंधित है, तो याद रखना है पंचायतन। ठीक है, पंचायतन याद रखना है पंचायतन। यह एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर या 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, जिसे कहते हैं। तो बताएंगे 2-4 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ। बताना है कि कंदरिया के महादेव जो मंदिर है वो कहाँ में स्थित है। ठीक है, कंदरिया के महादेव मंदिर कहाँ में स्थित है, तो याद रखना है खजुराहो में। कहाँ में स्थित है, खजुराहो में स्थित है। बताना है ब्रह्मोत्सवर के मंदिर कहाँ में स्थित है, ब्रह्मोत्सवर के मंदिर कहाँ में स्थित है, तो भुवनेश्वर में। कहाँ में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताना है लिंगराज मंदिर कहाँ में स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ में स्थित है, तो ये भी याद रखेंगे भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है। बताना है कि 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है, 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना है देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। बताना है गोंडेश्वर के मंदिर कहाँ स्थित है, गोंडेश्वर के मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ में है, महाराष्ट्र में स्थित है गोंडेश्वर की मंदिर। तो इतना जो है सो ये जो है सो था, इतना जो सो आज और कल 2 दिन जो है सो मिला करके प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसका जो सो एक पूरे चैप्टर जो सो समाप्त हो गया है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। और जो सो अगला जो है सो हम लोग का चैप्टर रहेगा ग्रुप डिस्कशन, वो रहेगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहेगा, दूसरा है और पेज नंबर इसमें जो सो नया लुसेंट है, याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों ये था आज का जो सो ग्रुप डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।